नमस्कार। आज हम बहरीन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज और जानकारियां हैं इस छोटे से पर अहम खाड़ी देश के बारे में। अक्सर खबरों में रहता है, पर आज हम इन स्रोतों के आधार पर थोड़ा अंदर तक झांकेंगे। जी बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि इसके भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और समाज को ठीक से समझ पाएं। हाँ, और जो चीजें इसे क्षेत्र में खास बनाती हैं उन पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका साइज और लोकेशन। नक्शे पर तो ये बहुत ही छोटा सा दिखता है ना, सऊदी अरब और कतर के बीच में। हाँ, दिखता छोटा है। फारस की खाड़ी में सऊदी अरब के पूर्वी तट और कतर के बीच में। पर क्या इसका ये छोटा आकार वाकई इसके महत्व को कम करता है? मुझे इन रिपोर्ट्स को देखकर ऐसा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये 30 से ज्यादा द्वीपों का समूह है। मुख्य द्वीप बहरीन ही है, जहां राजधानी मनामा भी है। कुल एरिया करीब 780 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली या मुंबई से भी काफी छोटा हुआ फिर तो। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसकी लोकेशन देखिए। फारस की खाड़ी के बिल्कुल बीच में। दुनिया का कितना तेल व्यापार यहां से गुजरता है, कितनी ताकतों के हित जुड़े हैं। ये लोकेशन इसे इसके आकार से कहीं ज्यादा वजन देती है। ये तो है। और वो किंग फहद कॉजवे का भी जिक्र है कई जगह, वो पुल जो इसे सऊदी अरब से जोड़ता है। हाँ, किंग फहद कॉजवे वो सिर्फ एक पुल नहीं है, समझिए। वो बहरीन के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। लाइफलाइन मतलब अर्थव्यवस्था के लिए? अर्थव्यवस्था, समाज, सुरक्षा, सबके लिए। सोचिए 1986 में जब वो खुला तो बहरीन के लिए कितने रास्ते खुले। व्यापार, टूरिज्म, लोगों का आना जाना। इन दस्तावेजों में इस पर काफी जोर है कि कैसे इसने बहरीन को मुख्य भूमि से जोड़ा। तो ये सिर्फ कंक्रीट नहीं, एक तरह का रणनीतिक जुड़ाव है। बिल्कुल सही, रणनीतिक जुड़ाव का प्रतीक। अच्छा, तो ये तो हुई लोकेशन की बात। हाँ। अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। ये दिलमुन सभ्यता, हाँ। इसका नाम बार बार आता है, क्या था ये? दिलमुन, हाँ, इसका जिक्र तो मेसोपोटामिया की 5000 साल पुरानी लिखावटों में भी मिलता है। 5000 साल? जी। उस जमाने में बहरीन यानी दिलमुन एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच। इसे तो एक तरह का स्वर्ण मानते थे। साफ पानी, उपजाऊ जमीन। तो मतलब व्यापार और बाहरी दुनिया से जुड़ाव तो इसकी पहचान में हमेशा से रहा है। बिल्कुल। आज जो हम इसे एक फाइनेंशियल सेंटर के तौर पर देखते हैं, उसकी जड़ें शायद इसी प्राचीन इतिहास में हैं। वाह। और आधुनिक इतिहास में 1971 की आजादी ब्रिटेन से वो एक बड़ा मोड़ रहा होगा। निश्चित रूप से ब्रिटेन का संरक्षित राज्य होने से एक संप्रभु राष्ट्र बनना, ये बहुत बड़ा कदम था। लेकिन उसके बाद का समय भी, जैसा रिपोर्ट्स बताती हैं, काफी उथल-पुथल वाला रहा है। जैसे 1990-91 का पहला खाड़ी युद्ध, जिसमें बहरीन ने मित्र देशों का साथ दिया, और फिर जाहिर है 2011 के आसपास अरब स्प्रिंग की लहरें। हाँ, अरब स्प्रिंग का जिक्र तो है। उसका बहरीन पर काफी गहरा असर पड़ा था, ऐसा लगता है। जी, वो दौर बहरीन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। राजनीतिक सुधारों की मांगें उठीं, समाज के अंदर के कुछ तनाव सतह पर आ गए, सरकार को जवाब देना पड़ा। और इन दस्तावेजों से लगता है कि उन घटनाओं ने बहरीन की हालिया छवि पर भी काफी असर डाला है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा देश भी बड़ी क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं के बीच आ सकता है और दुनिया की नजर उस पर रहती है। तो इसी गतिशील इतिहास के संदर्भ में यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को देखना होगा। संवैधानिक राजशाही है यहाँ। जी, संवैधानिक राजशाही मतलब राजा राष्ट्र के प्रमुख हैं, शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा। अल खलीफा परिवार का शासन तो यहाँ 18वीं सदी से है। काफी पुराना। हाँ, लेकिन संवैधानिक इसलिए कि देश एक संविधान के तहत चलता है। एक चुनी हुई संसद भी है, जिसके 2 सदन हैं, एक निर्वाचित, एक मनोनीत। और सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं, जो क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा हैं। पर क्या ये वेस्टर्न स्टाइल की संवैधानिक राजशाही है या कुछ अलग है? सूत्रों में सत्ता के संतुलन पर कुछ सवाल उठाए गए हैं। ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, पश्चिमी देशों के मुकाबले बहरीन में शाही परिवार के पास अब भी काफी ज्यादा कार्यकारी और राजनीतिक शक्ति है। संविधान और संसद है, वो कुछ हद तक नियंत्रण और संतुलन का काम करते भी हैं, पर अहम फैसले और मंत्रालय अभी भी शाही परिवार के प्रभाव में हैं। तो एक तरह से परंपरा और आधुनिक संस्थाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो संतुलन अभी भी पारंपरिक सत्ता की तरफ ज्यादा झुका हुआ लगता है, जैसा इन दस्तावेजों से इशारा मिलता है। समझी, ये एक जरूरी बारीकी है। अच्छा, अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। खाड़ी देश मतलब तेल, ये ख्याल सबसे पहले आता है।
और बहरीन के बारे में खास बात, तेल की पहली खोज। हाँ, 1932 खाड़ी में पहला देश जहां तेल मिला। सोचिए, उस वक्त ये कितनी बड़ी खबर रही होगी। इसने तो उन्हें एक हेड स्टार्ट दिया होगा उस वक्त। बिल्कुल। भले ही बाद में पड़ोसियों के यहाँ ज्यादा बड़े भंडार मिले, पर ये शुरुआत बहरीन में हुई। तो क्या इसी वजह से उन्हें ये जल्दी समझ आ गया कि सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना है? क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने पर बहुत पहले ध्यान देना शुरू कर दिया था। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। यही बात बहरीन के मॉडल को खास बनाती है। शायद उन्हें ये एहसास जल्दी हो गया कि उनके भंडार सीमित हैं, या तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव कितना जोखिम भरा है। तो 70 और 80 के दशक से ही उन्होंने दूसरे सेक्टर्स पर काम शुरू कर दिया। जी हाँ, फाइनेंशियल सर्विसेज, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री और बाद में टूरिज्म। ये उस वक्त के हिसाब से काफी दूर की सोच थी, जब कई पड़ोसी देश सिर्फ तेल पर ही फोकस कर रहे थे। और फाइनेंशियल सर्विसेज में मनामा का नाम काफी बड़ा है ना? हाँ, मनामा मध्य पूर्व के सबसे पुराने और स्थापित फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक है। इस्लामिक बैंकिंग में तो इनकी खास पहचान है। पारंपरिक बैंकिंग, बीमा, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी बहुत हैं। इसे ऑफशोर सेंटर भी कहते हैं। जी, उस रूप में भी इसकी पहचान बनी। हालांकि ये भी सच है कि हाल के सालों में दुबई और दोहा जैसे केंद्रों से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। फाइनेंस के अलावा टूरिज्म का भी जिक्र किया आपने। हाँ, टूरिज्म भी एक अहम फोकस एरिया है। बहरीन में आपको इतिहास भी मिलेगा, दिलमुन के खंडहर, पुराने किले और आधुनिक चीजें भी, जैसे शॉपिंग मॉल, अच्छे रेस्टोरेंट्स और फॉर्मूला 1 रेस तो है ही। फॉर्मूला 1 की बात करेंगे। तो ये सब मतलब तेल पर निर्भरता कम करने की रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था को ज्यादा लचीला, ज्यादा टिकाऊ बनाने की कोशिश। और शायद इसी स्थिरता का एक प्रतीक है बहरीनी दिनार, BHD, दुनिया की सबसे मजबूत करेंसीज में से एक। निश्चित रूप से दिनार का मजबूत रहना उनके सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज और फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिरता को दिखाता है। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं, बहरीन की आर्थिक साख का प्रतीक है। तो तेल की पहली खोज से लेकर एक विविध अर्थव्यवस्था तक वाकई प्रभावशाली सफर है। अच्छा, आप जरा समाज और संस्कृति की बात करें। कहा जाता है कि बहरीन एक इस्लामिक देश होते हुए भी काफी खुला और सहिष्णु है। हाँ, इस्लाम राजकीय धर्म है और समाज पर गहरा असर है। ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, लेकिन साथ ही बहरीन में दूसरे धर्मों के लिए सहिष्णुता का एक लंबा इतिहास रहा है। आपको पुराने चर्च, मंदिर भी मिलेंगे, जो इस क्षेत्र के कई देशों में आम नहीं है। बिल्कुल। ये खुलापन शायद इसके पुराने व्यापारिक इतिहास और बाहरी दुनिया से जुड़ाव का नतीजा है। और सामाजिक प्रगति, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की भूमिका, इन मामलों में बहरीन को खाड़ी में काफी आगे माना जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार ने काफी निवेश किया है। लिटरेसी रेट हाई है। महिलाओं की भागीदारी भी आपको बिजनेस, पॉलिटिक्स और दूसरे प्रोफेशंस में दिखेगी। मतलब महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है। हाँ, जोर दिया गया है। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि सामाजिक परंपराएं अभी भी काफी मजबूत हैं। तो प्रगति की अपनी सीमाएं और चुनौतियां भी हैं, जैसा कुछ रिपोर्ट्स इशारा करती हैं। और भाषा, अरबी तो ऑफिशियल है, पर अंग्रेजी का भी बहुत इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल। अरबी रोजमर्रा की जिंदगी, कल्चर, सरकारी काम की भाषा है। लेकिन अर्थव्यवस्था का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है, खासकर फाइनेंस और टूरिज्म में, उसने अंग्रेजी को बहुत जरूरी बना दिया है। तो बिजनेस और हायर एजुकेशन में अंग्रेजी चलती है। हाँ, बिजनेस, हायर एजुकेशन और आम बोलचाल में भी काफी इस्तेमाल होती है। ये दिखाता है कि बहरीन कैसे अपनी अरबी इस्लामिक पहचान के साथ साथ ग्लोबल दुनिया से भी जुड़ा हुआ है। परंपरा और आधुनिकता का संतुलन साधने की कोशिश। बिल्कुल, एक निरंतर प्रयास। तो ये तो हुआ समाज। अब कुछ वो बातें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कहे जाते हैं, पर शायद वो बहरीन की पहचान के बारे में कुछ गहरा बताते हैं, जैसे फॉर्मूला 1 रेस। हाँ, F1 ग्रैंड प्री। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है बहरीन के लिए। अच्छा, क्या मतलब? ये बहरीन के लिए दुनिया के सामने अपनी एक आधुनिक, डायनामिक छवि पेश करने का एक बड़ा मंच है। इससे टूरिज्म बढ़ता है, विदेशी निवेश आता है और देश के लिए एक प्राइड का सोर्स भी है। तो ये भी उनकी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल इमेज बनाने की रणनीति का हिस्सा हुआ। बिल्कुल, इसे उसी नजरिए से देखा जा सकता है। और किंग फहद कॉजवे और तेल की पहली खोज, इन पर हमने बात तो की, पर क्या ये सिर्फ इतिहास या इंफ्रास्ट्रक्चर के फैक्ट्स हैं? मेरे ख्याल से नहीं। किंग फहद कॉजवे सिर्फ सऊदी अरब जाने का रास्ता नहीं, ये बहरीन की क्षेत्रीय रणनीति दिखाता है। अपने सबसे बड़े पड़ोसी से गहरे रिश्ते बनाए रखना। और तेल की खोज? 1932 की तेल खोज, वो सिर्फ इतिहास नहीं, वो घटना है जिसने बहरीन का भविष्य तय किया।
और शायद उसी ने उन्हें संसाधनों के मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में दूसरों से पहले सोचने पर मजबूर किया। ये फैक्ट्स असल में बहरीन की कहानी के अहम धागे हैं। तो इन सब बातों को समेटते हुए हम बहरीन के बारे में क्या मुख्य बातें कह सकते हैं? इन स्रोतों से क्या निकल कर आता है? पहली बात, जैसा हमने शुरू में कहा, आकार भ्रामक हो सकता है, छोटा है पर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी बात, इतिहास सिर्फ पुराना नहीं, आज भी प्रासंगिक है, खासकर व्यापार और बाहरी दुनिया से जुड़ाव। और अर्थव्यवस्था के मामले में तेल की शुरुआती खोज के बावजूद सफलतापूर्वक विविधता लाना, फाइनेंस और टूरिज्म पर फोकस करना, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। और समाज के स्तर पर? समाज में परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बनाने की कोशिश, इस्लामी पहचान के साथ बाहरी दुनिया के लिए खुलापन और सामाजिक प्रगति, हाँ, अपनी जटिलताओं के साथ। और राजनीतिक रूप से संवैधानिक राजशाही, जहां पारंपरिक और आधुनिक संस्थाएं साथ साथ है। जी। तो कुल मिलाकर एक छोटे देश की कहानी जो चुनौतियों के बीच अपनी जगह बना रहा है, बड़े इरादों के साथ। बिल्कुल। बहरीन दिखाता है कि कैसे सीमित संसाधन और एक संवेदनशील लोकेशन के बावजूद दूरदर्शिता और सही रणनीति से अपनी पहचान बनाई जा सकती है। हाँ। और यहीं पर एक सवाल उठता है। हाँ। एक सवाल जो हम शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। अंतिम विचार। देखिए, बहरीन ने तेल जल्दी खोजा और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की जरूरत को भी शायद जल्दी समझा। हाँ जी। आज दुनिया में कई देश हैं जो किसी एक प्राकृतिक संसाधन पर बहुत निर्भर हैं। तो क्या बहरीन का ये दशकों पहले शुरू हुआ डाइवर्सिफिकेशन का सफर, उसकी सफलताएं, उसकी चुनौतियां, उन देशों के लिए भविष्य की प्लानिंग के लिहाज से कोई सबक देता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।